नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन श्रृंखला के साथ प्रश्नों का श्रृंखला। तो आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 15 मार्च, 25 फरवरी, 24 अप्रैल। तो आपको बता दूं कि हर वर्ष हम लोग 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और कल आपने देखा कि पंचायती राज के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया। तो हर साल 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और पहली बार कहाँ लागू, सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में माना जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई? 2010 में। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की है? भारत, अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान। तो ये अमेरिका ने जो है आर्थिक मदद प्रदान की है। किसको प्रदान की है? ग्रीनलैंड को प्रदान की है, रूस और चीन के प्रभाव को कम करने के लिए। तो ये जो धनराशि है ग्रीनलैंड को प्राकृतिक संसाधनों और शिक्षा पर खर्च करने के लिए जो है दिया गया है। और यह 8 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर ट्वीट भी मतलब इस द्वीप को खरीदने की भी इच्छा जताई थी। तो ग्रीनलैंड अब जानते हैं कि जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और जो कि डेनमार्क के कब्जे में है। तो पॉलिटिकली रूप से वो डेनमार्क के पास है, भौगोलिक रूप से आप जानते हैं कि ये ग्रीनलैंड के पास है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 12 लाख रुपए। तो ये जो है 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग कितना जोखिम भरा कार्य है। फिर भी पत्रकार मीडिया इस पर सहयोग कर रही है और जो भी पत्रकार हैं उसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं। तो हरियाणा सरकार ने इस पे 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 0.8%, 1.5%, 2.5%, 1.9%। तो ये बता दूं कि आपको ये जो ग्रोथ रेट है बहुत ही कम अनुमान है फिच रेटिंग्स का। आपने देखा कि जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक और WTO सबका जो अनुमान था 1.5 से लेकर के 2% तक, लेकिन इसका जो है बहुत ही कम ग्रोथ रेट का अनुमान है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में क्योंकि इकोनॉमी का पहिया रुक चुका है और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो GDP के बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो ये बता दूं कि ये जो रिपोर्ट है ये फिच रेटिंग्स ने किया है और इसके अकॉर्डिंग 0.8% 2020-21 का अनुमान है, जबकि बीते वित्त वर्ष का जो आंकड़ा है वो 4.9% तक रहने का अनुमान है। 21-22 में फिर भारत की ग्रोथ रेट को सुधारने की स्थिति जताई जा रही है। तो सभी संस्थान जो है इस तरह की रिपोर्ट लगातार आप देख रहे हैं। चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए कितने करोड़ डॉलर की अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? 4, 5, 7, 3। तो हाल ही में अभी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO को मदद देने से इनकार किया है, तो ठीक ऐसी स्थिति में जो है 2 करोड़ डॉलर, ठीक, तो विकल्प में मिस टाइपिंग हो गया थोड़ा सा, तो ये 2 करोड़ डॉलर की जो है धनराशि मुहैया करा रहे हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ठीक, तो चीन जो है एक बड़ी मदद करने जा रहा है WHO की, और अमेरिका तो लगातार WHO से नाराज़गी अपनी जाहिर कर रहा है
क्योंकि इस महामारी को घोषित करने में जो WHO की देरी हुई है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर किस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है। 1 मार्च 2021, 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2022, 1 दिसंबर 2021। तो ये बता दूँ कि आपके जो अगला वित्तीय वर्ष होगा यानी है, इसके लिए DA पर रोक लगाया गया है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि DA यानी जो महंगाई भत्ता है इसमें वृद्धि अब नहीं होगा। और यह वृद्धि कब तक रोकी गई है? 1 जुलाई 2021 का। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? 140, 135, 142, 152। तभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई उसके अकॉर्डिंग भारत का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वह 142वें स्थान पर आया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2 पायदान खिसक गया है जिसमें 180 देशों में 142 स्थान पर है। पिछले साल भारत 140वें स्थान पर था। किस स्थान पर था? तो यूपी कमीशन के लिए इस तरह के प्रश्न बहुत ही जरूरी हैं। 2017 में 136 स्थान पर था, 2018 में 138वें स्थान पर था। इस चीज़ में लगातार चौथी बार नॉर्वे पहले स्थान पर बना हुआ है। तो पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। और लास्ट स्थान में कौन है? उत्तर कोरिया। तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स यूपी कमीशन के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उसको देख लेंगे। हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है? चीन, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये ईरान जो कि कोरोना महामारी से काफ़ी ग्रसित भी है, लेकिन इस दौरान उसने जो है एक उपग्रह का भी प्रक्षेपण किया। और यह उपग्रह कौन सा है? नूर। तो ईरान के जो अर्धसैन्य रिवोल्यूशनरी गार्ड ने जानकारी दी कि एक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया है और एक इस प्रकार का उपग्रह है, सैन्य उपग्रह है, और पृथ्वी की सतह से इसे 425 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है। आइए आगे देखते हैं। किस राज्य के एक महिला नवप्रवर्तक डी वासनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एथुरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है? तमिलनाडु, असम, केरल, त्रिपुरा। तो ये आपको बता दूं कि जो एथुरियम रंगों की व्यापक श्रृंखला जो डेवलप किया गया है, ये पौधों का एक विशाल समूह है। इसका उपयोग घरों के भीतर सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। ठीक। और एथुरियम घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले विश्व के प्रमुख, तो ये जो है त्रिपुरा स्टेट में आपका डेवलप किया गया है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 15 जनवरी, 20 फरवरी, 15 मई। तो ये 23 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। अब आइए मित्रों, हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा एनालिटिकल प्रश्नों को लेकर के, क्योंकि IAS प्रीलिम्स के लिए कुछ इस तरह के प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। प्रश्न निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक पहचान मिली। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल का संबंध भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। क्या यह कथन सत्य है? अभी हाल ही में यानी कल ही जारी हुआ है ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल, और आप विचार करिएगा। पंचायती राज का उल्लेख संविधान की समवर्ती सूची में किया गया है। तो देखो, पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है, और ये भी गलत और 2 भी गलत। तो अगर जैसे देखिए, आप इनको विकल्पों को अगर हमको सेट करना रहे, 2 गलत हो गया,
हमने दो पढ़ा और देखिए दो स्पष्ट ढंग से दिखाई दे रहा है कि दो गलत है, क्योंकि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के नहीं, ग्रामीण ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो दूसरा और तीसरा भी देखिए गलत है पूरी तरीके से। तो तीन तो आप जान ही रहे हैं अगर पोल्ट्री पढ़ रहे हैं तो तीन अगर गलत है, कौन सा गलत है? तीन अगर गलत है तो ये गया और डी भी विकल्प चला गया, बचा सी और ए। तो देखिए दो गलत बाद में हम पढ़ेंगे, तो दो भी गलत निकला तो ये भी विकल्प कैंसिल हुआ, अब बचा सिर्फ सी। तो आंसर क्या हुआ आपका? सी, केवल एक सही है। तो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज जो दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और कल ही प्रधानमंत्री ने इसको जारी भी किया है। और इसके तहत जो है जो ग्राम पंचायत विकास की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनको तैयार करना, उनमें क्रियान्वयन के लिए कल इंटरफेस प्रदान करने के साथ साथ रियल टाइम निगरानी की भी जो है सुनिश्चित करेगा ये पोर्टल। पंचायती राज का उल्लेख संविधान की राज्य सूची में किया गया है, न कि समवर्ती सूची में। तो पंचायती राज समवर्ती सूची का विषय नहीं है, यह राज्य सूची का विषय है। हाल ही में समाचारों में आया दी मिल्क टी अलायंस किससे संबंधित है? कोविड-19 से निपटने के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के एक समूह से अमेरिकी इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक बॉस्टन टी पार्टी से भारत के चाय उत्पादों के एक समूह से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा चीन के खिलाफ शुरू किए गए एक ऑनलाइन अभियान से। तो ये जो है आंसर आपका डी सही है। इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं वो सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के तहत जो चीन के खिलाफ एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोविड-19 चीन से ही एशियाई देशों में फैला है। तो मिल्क टी अलायंस एक अनौपचारिक शब्द है जो सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा गढ़ा गया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश क्षेत्र में चीन को छोड़कर से सभी देश दूध के साथ चाय का सेवन करते हैं। कोरोना वायरस के उद्भव को लेकर चीन एवं थाईलैंड के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के मध्य उपजे विवाद के कारण इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थाईलैंड के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा किया गया था। किस देश के द्वारा किया गया था? थाईलैंड के। इस विवाद में थाईलैंड के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को ताइवान एवं हांगकांग देशों की संप्रभुता का भी समर्थन कर रहे हैं और साथ ही अपने स्वयं के राजनयिक एवं आर्थिक लाभ के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में चीन के प्रभाव को कम करने ये अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा इसे प्रेरित किया जा रहा है। अगला प्रश्न जो है नाइटिकल आपका जिस पर विचार करना है, असम राज्य की कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला अम्बुबाची मेला पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। बिल्कुल सही है। कामाख्या मंदिर जो कि असम में स्थित है। इस कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण कोच साम्राज्य के राजा नर नारायण ने कराया था, ये भी सही है। तुलोनी बियाह असम में लड़कियों में नारीत्व की प्राप्ति का एक रस्म है, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। तो उसमें प्रियोरिटी 1 2 3। तो असम राज्य के गुवाहाटी शहर में आयोजित होने वाला अम्बुबाची मेला पूर्वोत्तर भारत से बड़ा धार्मिक उत्सव है। अम्बुबाची मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष जो है जून के महीने में 21 से 25 जून के मध्य होता है और असम के आहार महीने में जब सूर्य मिथुन राशि में होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामाख्या मंदिर का निर्माण दानव राजा नरकासुर ने करवाया था। यह मंदिर नीलाचल पहाड़ियों के ऊपर अवस्थित है, जिसका किस पहाड़ी पर स्थित है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नीलाचल पहाड़ियों पर, जिसका उत्तरी भाग ब्रह्मपुत्र नदी के तटीय ढाल तक जाता है। कहाँ तक जाता है? तटीय ढाल। किंतु इस मंदिर का वर्ष 1565 में अभिलेखों से पुनर्निर्माण कोच साम्राज्य के राजा नर नारायण ने किया था तथा दो भी कथन सही है। मान्यता है कि कामाख्या मंदिर में वार्षिक महामारी के चिन्हित करने वाले कर्मकांड आधारित इस त्यौहार के कारण भारत के अन्य हिस्सों में की तुलना में असम में मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाएं कम है। असम में लड़कियों में नारित्व की प्राप्ति एक रस्म के साथ मनाई जाती है। इसे तुलोनी बिया कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है छोटी शादी।
इनके देशों पर विचार कीजिए। कोमोरोस, मेडागास्कर, भारत, मॉरिशस, श्रीलंका। उपरोक्त में से हिंद महासागर आयोग का स्थायी सदस्य कौन कौन है? 1 और 4, 1 2 4, 2 3 2 4 5, 2 3 4। तो आपको बता दूं कि कोमोरोस, मेडागास्कर और मॉरिशस ये परमानेंट बॉडी हैं इसके। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, इस विकल्प के अकॉर्डिंग। तो अब बता दूं आपको कि वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में 5 देश हैं। कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन फ्रांस के नियंत्रण में है और सेशल्स शामिल हैं। वर्तमान में भारत के अलावा इस आयोग के 4 पर्यवेक्षक हैं। चीन, यूरोपियन यूनियन, माल्टा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांकोफोनी। अगला प्रश्न है, औद्योगिक संबंध संहिता अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में निश्चित अवधि के रोजगार की अवधारणा को वैधानिकता प्रदान करना है। इस अधिनियम में ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के प्रासंगिक प्रावधानों को समाहित किया गया है। इस अधिनियम में अनुबंध अवधि के दौरान श्रमिकों को स्थायी कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा लाभ देने का प्रावधान किया गया है। तो जैसे पहला है 1 और 3, दूसरा है 1 और 2, तीसरा है केवल 1 1 2 3। तो अब देखिए इसमें जो है जो कथन है आपका 3, इस अधिनियम में अनुबंध के अवधि के दौरान श्रमिकों स्थायी कर्मचारियों की तरह समाज सुरक्षा लाभ देने का प्रावधान किया गया है, ऐसा कतई नहीं है। तो ये पूरी तरीके से गलत है। अगर 3 मान लीजिए गलत है तो कैसे विकल्प को सही करेंगे हम लोग? तो 3 गलत, तो पहला विकल्प गलत हो गया, ठीक। फिर आपका जो डी विकल्प है ये भी गलत हो गया। तो ए और डी गलत, दोनों गलत हो गए। अब बचे बी और सी। तो बी और सी से एक तो निष्कर्ष ये निकल रहा है आपका कि देखिए चारों विकल्प में एक एक चारों में, तो इसका मतलब एक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ऑलरेडी आपका सही है। अब हमको कथन 2 पर विशेष जोर देना है। तो आइए देखते हैं। इस अधिनियम में ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के प्रासंगिक प्रावधानों को समाहित किया गया। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसके प्रावधान को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए विकल्प आपका बी सही होगा, 1 और 2। तो इस तरह से पीएससी के प्रश्नों का थोड़ा सा बहुत ट्रिकी बेस पे हल करना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा अगर हल नहीं करते हैं तो हमको समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो अब जैसे एक चारों में दिया है तो एक को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। औद्योगिक संबंध संहिता अधिनियम 2019 महत्वपूर्ण विशेषता निश्चित अवधि के रोजगार की अवधारणा को वैधानिकता प्रदान करना है, इसलिए विकल्प बिल्कुल एक सही है। औद्योगिक संबंध संहिता 2019 में ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 और तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रासंगिक प्रावधानों को मिश्रित कर सरलीकृत तथा तर्कसंगत बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत कंपनियों श्रमिकों को प्रत्यक्ष तौर पर एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंधित कर सकती हैं। इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी में 100 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हों तो कर्मचारियों की संख्या में कमी करनी हो सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। अनुबंध अवधि के दौरान श्रमिकों को स्थायी कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा लाभ देने का प्रावधान है, ठीक। तो विकल्प 3 सही नहीं है। तो ये जो है ये आज का जो करंट अफेयर्स रहा, तो सभी एग्ज़ामों को समेटने का थोड़ा सा प्रयास है, तो पीएससी को भी टच किया जाएगा। तो डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर वीडियो आपको ये पसंद आता है, पीडीएफ क्लास आपको अच्छी लगती है, तो आप शेयर करना नहीं भूलेंगे, ये पूरा विश्वास है। तब तक के लिए नमस्कार।